कल चार्ज प्रॉपर्टीज क्या होती है। चार्ज की प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा था कि चार्जेस की दो किस्में होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। और एक जैसी चार्जेस जो होती है वो एक दूसरे को रिपेल करती है, जबकि जो अपोजिट चार्जेस होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और दुनिया में सबसे छोटी जो चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है वो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है। या आप चार्ज या प्रोटॉन भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब कोई भी चीज चार्ज होती है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज होता है। कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है, अगर वो मूव करेगी तो भी उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और चार्ज बगैर मास के नहीं होती, मतलब अगर किसी भी चीज को चार्ज करना है तो उसका मास होना जरूरी है। बगैर मास के कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होगा जिसका मास नहीं हो उसको चार्ज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से फोटॉन है वो मासलेस है तो वो चार्जलेस भी है। तो चार्ज बगैर किसी मास के पार्टिकल के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन मास जो होता है वो बगैर चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। मींस न्यूट्रल पार्टिकल जो होता है उसको मास तो होता है लेकिन उसको किसी भी किस्म की चार्ज नहीं होती। और जो चार्ज होती है वो कंजर्व होती है। अगर जब हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसको जब हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो उसे इलेक्ट्रॉन लेंगे, और अगर किसी चार्ज को किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो चार्जिंग के प्रोसेस के दौरान हमेशा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की होती है, चाहे बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो चाहे बॉडी नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज का मकसद है कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, नेगेटिव चार्ज का मकसद है कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और कोई भी सॉलिड बॉडी जो होती है जब वो चार्ज होती है तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे रहती है, क्योंकि चार्जिंग में इलेक्ट्रॉन आते और जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से आते भी हैं और इलेक्ट्रॉन सरफेस से जाते भी हैं। तो चार्ज जो होती है वो हमेशा रहती है किसी भी सॉलिड बॉडी के सरफेस पे। तो कोई भी सॉलिड बॉडी जब हम चार्ज करते हैं तो उसका सिर्फ सरफेस चार्ज होता है, बाकी उसका अंदर जो होता है वो न्यूट्रल रहता है। और अगर बात करें हम लिक्विड्स वगैरह की, तो लिक्विड्स जो होते हैं वो फुली चार्ज होते हैं, उनके अंदर आयन बनते हैं और वो पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज फैली होती है। चार्ज कंजर्व रहती है, मतलब कि एक बॉडी को जब हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो उसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन किसी और बॉडी ने गेन किए होंगे तो दूसरी बॉडी निगेटिव चार्ज हुई होगी। चार्ज हमेशा पेयर के अंदर रहती है। पेयर का मतलब है कि अगर एक चीज पॉजिटिव चार्ज बनेगी तो लाजमी है उसका नतीजा कि एक और निगेटिव बॉडी भी बनेगी, तो चार्ज हमेशा पेयर में रहती है। और चार्ज जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मकसद है कि किसी भी चीज को जब हम चार्ज करते हैं तो उसकी टोटल चार्ज आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू NE, जिसके ऊपर मैंने दो प्रॉब्लम्स भी कल किए थे, तो कल तक हमने ये बातें डिस्कस की थी। आज हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा बनेगा कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं, कि किसी भी चीज को चार्ज करने के मेथड्स कौन से होते हैं बेटा। तो सिंपली मैं इसको पहले बताता हूँ फिर हम करते हैं कूलम्स लॉ को। ठीक है बेटा। तो हम कहेंगे कि पहले करेंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि किसी भी चीज को चार्ज करने के मेथड्स कौन से होते हैं। ये जो होता है पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इस तरह से एक स्फेयर है और इसको इसके स्फेयर को किसी चीज से इस तरह से जो है वो हम इसके ऊपर फ्रिक्शन करें, तो फ्रिक्शन के अंदर हम वर्क करेंगे और वर्क की वजह से हीट पैदा होगी और इलेक्ट्रॉन हीट की वजह से उस बॉडी को छोड़ देंगे। तो जब हम किसी भी चीज को फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन से मुख्तलिफ चीजें चार्ज हो जाती है। तो ये कॉमन मेथड है, आप कह सकते हैं कॉमन मेथड ऑफ चार्जिंग। कॉमन मेथड होता है जिससे हम मुख्तलिफ चीजों को चार्ज करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग है बेटा, ये कॉमन मेथड है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास बेटा मेथड होता है, ठीक है, दूसरा मेथड होता है बेटा एक्सपोयर ऑफ लाइट से, जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है। आप कहेंगे एक्सपोयर ऑफ लाइट बेटा, ऑफ लाइट, इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है। अभी बहुत सारे बच्चों का ये पढ़ा हुआ नहीं होगा, 17 चैप्टर के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्प्रूवर्स का पढ़ा हुआ होगा। तो एक्सपोजर ऑफ लाइट से भी ये होता है कि बेटा जब हम किसी भी चीज के ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आपने आयोनाइजेशन पढ़ी है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये भी जो मेथड होता है बेटा, ये भी मेथड होता है चार्जिंग का, के चार्ज कर सकते हैं बेटा। ये मैं कॉमन मेथड कुछ लिख रहा हूँ। और चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्टैटिक इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? इंडक्शन का मकसद है जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे को टच ना करें, टच करने के बगैर अगर एक दूसरे को चार्ज कर दे तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सपोज करें बेटा हमारे पास दो बाल्स है, एक बाल हमारे पास ए है, एक बाल हमारे पास बी है बेटा। ये दोनों न्यूट्रल बाल है, ठीक है बेटा। अब अगर एक ऐसा बाल है जो यहाँ पे मैं ले आता हूं और ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है बेटा। ये जो पॉजिटिव चार्ज बाल अगर हम इसके करीब ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा कि एक फिनोमिना होगी जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी। ये पॉजिटिव चार्ज जो होगी इन दोनों मेटल्स के स्फेयर के ऊपर, जाहिर सी बात है बेटा चार्ज मेटल्स के ऊपर भी हो सकती है। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि इंसुलेटर भी चार्ज हो सकता है और कंडक्टर भी चार्ज हो सकता है। चार्ज होने के लिए जरूरी नहीं है कि चीज कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो बेटा। चार्ज होने का मकसद है कि बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अनइक्वल हो। वो आप किसी इंसुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, वो आप किसी कंडक्टर के ऊपर भी कर सकते हैं। फर्क ये होता है कि इंसुलेटर में चार्ज का फ्लो नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह तक, जबकि कंडक्टर में चार्ज का फ्लो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंसुलेटर है, इसका अगर एक पॉइंट में चार्ज कर दूंगा तो दूसरी पॉइंट्स न्यूट्रल रहेंगी, यहां से चार्ज फ्लो करके इधर नहीं आएगी। लेकिन अगर ये कंडक्टर है, इसका एक एंड में चार्ज कर दूंगा तो वो चार्ज पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो कंडक्टर जो होता है उसके सरफेस के किसी एक हिस्से को चार्ज करेंगे, उसके किसी एक हिस्से को चार्ज देंगे तो वो चार्ज पूरे उस कंडक्टर के ऊपर फैल जाएगी। जबकि इंसुलेटर को जब हम चार्ज करते हैं तो इंसुलेटर का जो हिस्सा हम चार्ज करेंगे वही चार्ज होगा, बाकी हिस्से उसके न्यूट्रल रहेंगे, उसके ऊपर चार्ज फैलेगी नहीं। आप कह सकते हैं
कि इंसुलेटर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, जबकि कंडक्टर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब इसमें ये होता है बेटा कि अगर ये पॉजिटिव हम चार्ज को इसके तरफ ले आएंगे तो इसके सब के फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब अगर इनको इसी तरह से अलग करेंगे, इसको पॉजिटिव को हम उसी तरफ रखें, और अगर इनको अलग कर देंगे हम, तो अगर ए को अलग कर दे और बी को अलग कर दे अब, तो दोनों चार्ज हो जाएंगे इस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा और ये क्या कर लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो आप कह सकते हैं ये जो मेथड होता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसमें ये चार्ज किया हुआ बाल जब हम दोनों न्यूट्रल बाल्स के करीब हम लाए, तो उन दोनों न्यूट्रल बाल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टर के अंदर होता है, इंसुलेटर के अंदर नहीं होगा। इंसुलेटर इस तरीके से चार्ज नहीं हो सकता। इंसुलेटर मोस्टली जो है वो फ्रिक्शन से चार्ज होता है। बाकी ये जो ज्यादातर मेथड्स होते हैं कंडक्टर्स के लिए हम अप्लाई करते हैं, ये जो मेथड होता है ये तकरीबन प्योरली कंडक्टर के लिए होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसलिए जब हम इस तरह से हमने दो न्यूट्रल बाल्स के करीब रखा, एक चार्ज किए बाल ने, देखिए इसने इनको टच नहीं किया है, सिर्फ इसने अट्रैक्ट करके इसकी इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड पे भेज दिया है, प्रोटॉन्स दूसरी साइड पे। एक बाल पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है, दूसरे के ऊपर प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई, और नतीजा ये निकला कि दोनों जो बाल हैं वो चार्ज गेन कर गए। इनको अलग करेंगे तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को कहा जाता है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो चार्ज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, ये मैं बात पहले वाली लिख देता हूं जो मैंने कंडक्टर्स की कि चार्ज कैन बी डिपॉजिटेड on conductors as well as insulators। चार्ज जो होती है वो कंडक्टर्स के ऊपर भी जो है वो डिपॉजिट हो सकती है और इंसुलेटर के ऊपर भी डिपॉजिट हो सकती है। दोनों में फर्क मैंने बता दिया। तो ये हो गए बेटा किसी भी चीज को चार्ज करने के मेथड्स, जिसमें मैंने कॉमन मेथड्स आपको बताए। अब इसके अंदर जैसे आपने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा कि गिलास की रॉड है, उसको वूल से हम रबिंग करते हैं, तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव। बेटा ये आपको इजीली बुक्स में लिखी हुई चीजें मिल जाएंगी, तो उनको याद कर लीजिएगा। तो जब हम गिलास को वूल से रबिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है चार्ज कंजर्व रहती है। एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो पॉजिटिव बन जाएगी, और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो वो नेगेटिव बन जाएगी। इसलिए ये चीजें याद करने के लिए होती है। इन चीजों का टेक्निकल चीज का कोई नहीं है कि आप इसके जाके रीजंस में पढ़े। सिंपल सी बातें होती है कि एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी क्योंकि चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। अब इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ को। ये हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ तक हम चार्ज की 2 दिनों से बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे, जो बेसिक चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर फुली जो होता है, ये चैप्टर आपके जो है वो सिलेबस के अंदर, पीएमसी के सिलेबस के अंदर शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है, तो इसको जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए जो है वो मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज 2 दिनों तक बताई है। अब इसके बाद हम करते हैं बेटा कूलम्स लॉ। ये हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है बेटा। अब ये कूलम्स लॉ क्या कहता है बेटा, ठीक है, इसके ईयर वगैरह लिखे हुए बुक्स में बेटा देख लीजिएगा। कूलम्ब ने ये लॉ दिया था। अब ये लॉ कहता क्या है बेटा, देखिए हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज के अंदर बेटा हमने ये पढ़ा था कि दो चार्जेस या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या एक दूसरे को रिपेल करेंगी।
तो बेटा अगर उनको क्वांटिटेटिवली डिस्कस करें, जिस तरह से हमने ये डिस्कस किया था कि दो मास जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बारे में न्यूटन के लॉ ने क्वांटिटेटिवली हमें बताया था कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान वो अट्रैक्शन की फोर्स या रिपल्शन की जो फोर्स होती है, अगर वो हम कैलकुलेट करें तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो लॉ हमें क्वांटिटेटिव बुनियादी फार्मूला फराहम करता है, ऐसे लॉ को हम कहते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ वो बुनियादी लॉ होता है जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्वांटिटेटिवली मेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप कहोगे कि कूलम्स लॉ इज यूज्ड, कूलम्स लॉ is used to measure electrostatic force, electrostatic force between two charges quantitatively। दो चार्जेस के दरमियान क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली का मकसद होता है कि ये जो है हमें फार्मूला देता है, ठीक है। अब कूलम्ब, कूलम ने जो डिवाइस यूज्ड किया, यूज्ड डिवाइस टॉर्शन बैलेंस। बेटा ये डिवाइस है, अब ये किस तरह से काम करता है इसकी डिटेल्स में हमारा काम नहीं है कि टॉर्शन बैलेंस क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ये कोई काम की चीज नहीं है, ना ही दी गई है, जस्ट नेम दिया गया है कि जो टॉर्शन बैलेंस न्यूटन ने इस्तेमाल की थी वही टॉर्शन बैलेंस जो है वो कूलम्ब ने इस्तेमाल की थी। वही जो है वो टॉर्शन बैलेंस जो है वो मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने यूज की। एक डिवाइस है, इस डिवाइस की डिटेल में जाना नहीं है हमने, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे पास इसकी डिटेल्स भी नहीं दी गई। एक बहुत ही छोटा सा ओल्ड सा डिवाइस है, तराजू की तरह होता है, जिस तरह से हमारे पास दुकानों पे तराजू होती है, इसी तरह का एक डिवाइस होता है जिसको टॉर्शन बैलेंस कहा जाता है। इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है बेटा, अब ये लॉ जो होता है इसकी हम कहते हैं स्टेटमेंट, कि ये लॉ कहता क्या है बेटा, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, आप सबको पता है बेटा। ये लॉ कहता है कि अगर दो हमारे पास चार्जेस है, ये हमारे पास चार्ज 1 है और ये हमारे पास चार्ज 2 है बेटा, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं वो दो कैटेगरीज में आती है। एक वो फोर्स होती है जो सेंट्रल फोर्स कहलाती है, एक वो फोर्स होती है जो कांटेक्ट फोर्स कहलाती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है बेटा वो कांटेक्ट फोर्स है। उसमें दो सरफेसेस जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन लगती है, और फ्रिक्शन सरफेस टू सरफेस फोर्स होती है जिसमें एक सरफेस दूसरे सरफेस को अपोज करते हैं। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स और इस तरह की फोर्सेस जो आल्सो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। क्यों है, आगे रीजन आ जाएगा खुद। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं जिनके खिलाफ, सिंपली एक मैं पॉइंट आपको बता देता हूं कि ऐसी फोर्स जिसके खिलाफ किया हुआ वर्क स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। ग्रेविटी के खिलाफ वर्क स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के खिलाफ वर्क स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है।
और कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है। सेंटर टू सेंटर का मकसद होता है कि इनके दरमियान जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो सरफेस टू सरफेस नहीं लेते, डिस्टेंस हम लेते हैं सेंटर टू सेंटर, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होती है बेटा। तो आप कहेंगे बेटा इसके अंदर कि ये दो चार्जेस है, ये इनके दरमियान डिस्टेंस है, तो ये फोर्स जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। बेटा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मकसद है कि ये म्यूचुअल फोर्स है, और अगर एक छोटी चार्ज है एक बड़ी चार्ज है तो भी उनके ऊपर फोर्स इक्वल लगेगी। ठीक है, प्रोडक्ट से ये आता है कि ये चार्ज जो होती है, ये जो फोर्स होती है दो चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर है। अब अगर इसमें एक चार्ज 1 कूलम है एक चार्ज 2 कूलम है, तो इसकी फोर्स इसके ऊपर लगेगी और इसकी फोर्स इसके ऊपर लगेगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 के ऊपर लगाएगी या 2 1 के, नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। जिस तरह से अगर आपका वेट 100 न्यूटन है, ठीक है, 100 न्यूटन तो नहीं होगा, मैंने कम बोला है बहुत ही, सपोज करें किसी बच्चे का वेट 100 न्यूटन है, तो इसका मतलब है कि अर्थ उस बच्चे को 100 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रही है। इसका यह भी मतलब है कि वो बच्चा अर्थ को 100 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है। ये म्यूचुअल फोर्सेस का यही प्रॉपर्टी होती है कि म्यूचुअल फोर्स का मतलब ही यही होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है म्यूचुअल होती है, चार्ज 1 2 के ऊपर लगाएगी फोर्स और चार्ज 2 किसके ऊपर लगाएगी, 1 के ऊपर, और दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल लगाएगी। जिस तरह से बच्चा अर्थ के ऊपर 100 लगाएगा तो अर्थ भी बच्चे के ऊपर 100 लगाएगी। अर्थ बड़ी है बच्चा छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी चीज का छोटी चीज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी, नहीं, म्यूचुअल फोर्स है, इक्वल लगेगी। इसको ध्यान में रखिए बेटा कि जो म्यूचुअल फोर्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट इसकी हो गई। ठीक है, कि ये फोर्स जो होती है म्यूचुअल फोर्स है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। और दूसरी बात ये होती है इसकी कि फोर्स ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मकसद है कि डिस्टेंस 2 बार बढ़ जाएगा, फोर्स 4 बार कम हो जाएगी। ये रिलेशन आता है टार्शन बैलेंस से। टार्शन बैलेंस ने इसको प्रूव किया था कि इस फोर्स का ताल्लुक स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा फोर्स हो जाएगी कम, 4 बार कम हो जाएगी। इसको कहा जाता है ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इसका मतलब है कि ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब अगर इसका फार्मूला बनाए बेटा, तो इसका फार्मूला बनेगा इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इसका बन गया फार्मूला, ये कूलम्स लॉ का फार्मूला। ठीक, फार्मूले की मुख्तलिफ चीजें हमने डिस्कस करनी है। इस फार्मूले को देख के पहली बात तो मैंने आपको ये कही कि ये फार्मूला कहता है ये फोर्स म्यूचुअल है। एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी, दूसरी चार्ज पहली चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी। ये लॉ कहता है कि ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। मींस इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ फोर्स का रिलेशन है। फोर्स डिस्टेंस 2 बार बढ़ जाएगी, फोर्स 4 बार कम हो जाएगी, डिस्टेंस 3 बार बढ़ेगा, फोर्स 9 बार कम हो जाएगी, डिस्टेंस 4 बार बढ़ेगा, फोर्स 16 बार कम हो जाएगी। मींस हमेशा डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से कम होगी। अब ये फार्मूला कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा इज लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स
हमें बताता है ये फार्मूला के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब ये लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है बेटा? लॉन्ग रेंज का मकसद है लंबे डिस्टेंस तक ये एक्ट करे। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। आपको पता है 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है। तो चार ऐसी फोर्सेस है जिनको फंडामेंटल कहा जाता है, जो फोर्सेस यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई उसमें। स्ट्रांग फोर्स है, वीक फोर्स है। स्ट्रांग और वीक फोर्स जो होती है, दोनों का ताल्लुक माइक्रोस्कोपिक के लेवल के ऊपर न्यूक्लियस के साथ होता है, और ये दोनों शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है। इनकी रेंज सिर्फ न्यूक्लियस तक महदूद रहती है। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों जो होती है, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। मींस ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करती हैं और यूनिवर्स के मुख्तलिफ चीजों को कंट्रोल करती है। अब ये लॉन्ग रेंज कैसे हुई बेटा? देखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर ये दो चार्जेस है, चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, अगर इनके दरमियान इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो जाके ये फोर्स जीरो होगी। अदरवाइज ये फोर्स जीरो नहीं होगी। किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जीरो होगी। अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस फाइनाइट होगा, तो ये मैथमेटिकल फार्मूला एनीथिंग डिवाइडेड बाय फाइनाइट नंबर इज नॉट इक्वल टू द जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। तो ये फार्मूला कहते हैं दो चार्जेस के दरमियान अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस आप रखोगे, तो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स जीरो हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर दो चार्जेस है, उनके दरमियान डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, फोर्स कम होती जाएगी, और इन्फिनिटी तक हम चले जाएंगे तो फोर्स जीरो होगी। अब यहाँ पे आ जाता है टर्म इन्फिनिटी को क्या कहा जाता है। देखे बेटा, वैसे तो आप मैथमेटिक्स के अंदर कहते हैं इन्फिनिटी का मकसद है जिसकी मेजरमेंट ना हो सके, लेकिन हम उसको फिजिक्स में थोड़ा अलग से कहते हैं। फिजिक्स में हम ये कहते हैं जो चीज बहुत ज्यादा दूर है उसको इन्फिनिटी हम ले लेते। जैसे आपने चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर का पढ़ा है, उसके अंदर आपने माइक्रोस्कोप्स टेलीस्कोप्स पढ़ी है। उसके अंदर हम जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p लेते हैं, तो मून के लिए हम इन्फिनिटी लेते हैं कि हम जब मून को देख रहे होते हैं ना, हम कहते हैं मून इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होता है और हम p को इन्फिनिटी रख देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो चीज बहुत दूर होती है उसको आप इन्फिनिटी मान लें। तो जो दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उनकी अपनी साइजेस के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज यहाँ पे उमरकोट के अंदर पड़ी है और 80 किलोमीटर मीरपुर खास के अंदर पड़ी है, आपको इन्फिनिटी मान ले कि ये इन्फिनाइट पे इनके दरमियान फोर्स जीरो है। तो लंबे डिस्टेंस को, ठीक है, लंबे डिस्टेंस को प्रैक्टिकल मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटी। अब आप पूछोगे सर फिर इन्फिनिटी का मकसद है कि डिस्टेंस जो ये मेयर ना हो, ये तो फिर मेयर हो जाता है। बट प्रैक्टिकल मकसद के लिए हम लेते हैं, इसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन नहीं होता, कुछ प्रैक्टिकल वजूहात होती है जिनकी वजह से हम लेते हैं। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे भी जीरो नहीं होती, क्यों लेते हो? वैसे तो टेम्परेचर जो होता है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस जीरो टेम्परेचर नहीं होता, तो फिर उसको आइस के टेम्परेचर को जीरो क्यों लेते हैं? तो मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए हम आर्बिटरी जीरो लेते हैं। आप कह सकते हैं कि आर्बिटरी जीरो डिस्टेंस इन्फिनाइट, आप कह ले इसको कि ये हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान,
ठीक है, लंबे डिस्टेंस तक जब जाएगी तो ही जीरो होगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है, के जो होता है, ये जो के होता है ये होता है कूलम्स कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं के को कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं बेटा। ये जो कांस्टेंट होते हैं बहुत चीजें बताता है, ठीक है। कांस्टेंट आपको बताता है कि कोई फोर्स जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है या नहीं करती। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या? यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अगर फॉर एग्जांपल दो बॉडीज के दरमियान फोर्स 100 न्यूटन है, फॉर एग्जांपल मेरे दरमियान और अर्थ के दरमियान फोर्स है 1000 न्यूटन, ठीक है। अब मेरे दरमियान और अर्थ के दरमियान पानी आ जाए तो भी हमारे दरमियान 1000 ही रहेगी। मेरे दरमियान मैं किसी लोहे की रॉड के ऊपर खड़ा हो जाऊं, मेरे दरमियान अर्थ के दरमियान लोहे की रॉड आ जाए तो भी हमारे दरमियान 1000 न्यूटन। मींस मेरे दरमियान और अर्थ के दरमियान फोर्स तब तक चेंज नहीं होगी जब तक मेरा या अर्थ का मास चेंज नहीं होता, मेरे दरमियान और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता, तब तक हमारे दरमियान मीडियम कोई भी आ जाए, अगर हमारा मास सेम है, हमारा डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स सेम रहेगी बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये जो कूलम्स फोर्स होती है बेटा, इसका के यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है बेटा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एप्लीकेबल है, मैकेनिकल वेव्स के लिए नहीं है। मैकेनिकल वेव्स के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। तो बेटा वो एच प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मकसद है रेड कलर की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ग्रीन की, येलो की, माइक्रोवेव की, अल्ट्रावायलेट की, गामा रे की, एक्सरे की, सब की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस कैटेगरी के अंदर आता है? इंफ्रारेड के अंदर आता है, अल्ट्रावायलेट के अंदर आता है, विजिबल। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एच यूनिवर्सल कांस्टेंट मींस एच आपको बताएगा कि ये क्या होता है, कांस्टेंट आपको बताएगा कि क्या होता है। तो कूलम्स कांस्टेंट आपको बताएगा। कूलम कांस्टेंट, बोलिए, मैं कूलम्स कांस्टेंट को फर्दर डिस्कस नहीं कर रहा, कल कूलम्स कांस्टेंट को भी डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ कूलम्स लॉ के फॉर्मेट्स डिस्कस करेंगे। एयर के अंदर कूलम्स लॉ का क्या फॉर्मेट लगता है और मीडिया के अंदर क्या फॉर्मेट लगता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, किस जगह पे कौन सी चीज, किस जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगी, किस में मैक्सिमम होगी। इंशाल्लाह कल के को डिस्कस करेंगे। के बहुत कुछ बताता है, डिटेल में हम लेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड हो वो भी आपको बता दूं, क्योंकि कूलम्स लॉ के अंदर बहुत ज्यादा फॉर्मेट्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायग्राम बेस्ड भी होते हैं और फार्मूला बेस्ड भी होते हैं। तो इंशाल्लाह कूलम्स लॉ को हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।